नेहरू जी का जिद हो कि नहीं, जिन्ना नहीं, हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है, इसलिए हम देश का बंटवारा कर देंगे, ये हमको लगता है अतिशयोक्ति होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी उस समय जो और महात्मा गांधी जी के जो शिष्य थे वो भी कहीं ना कहीं गांधी से सहमत नहीं होंगे, तभी पार्टीशन किया गया अल्टीमेटली, और नेहरू जी आजाद भारत के इधर बने और जिन्ना जी को पाकिस्तान मिला। क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, इसलिए जिन्ना एग्री नहीं हुआ और पार्टीशन हो गया। ये हमको लगता है कहीं ना कहीं ये जाती होगी नेहरू जी के साथ। क्या पंडित नेहरू जी सीरियस एडवोकेट थे? तो आप देखिए कि पंडित नेहरू जी हैं एडवोकेट और लिखते हैं द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो वो भी सीरियस एडवोकेट नहीं थे। उनको प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मन नहीं लगा, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखा। नेहरू जी की चाइना पॉलिसी के बारे में कुछ बताइए, कैसे वो चाइना को नहीं करता है, क्या समझ रहे थे कि अगर आप घर चलाना चाहते हैं तो यू मस्ट फॉलो द फिलॉसफी ऑफ रामायण। रामायण में भाई कैसा होना चाहिए तो भरत कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए तो सीता जैसा होनी चाहिए, एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए तो भगवान राम जैसा होना चाहिए। लेकिन जब आप देश चलाते हैं तो आपको रामायण नहीं फॉलो करना पड़ता, वहां महाभारत फॉलो करना पड़ता है, चाणक्य को फॉलो करना, वहां साम दाम दंड भेद। जिस तरीके से उन्होंने देखा यूनाइटेड नेशन में यूएस का और यूके का पॉलिटिक्स जैसा उन्होंने ब्लाइंडली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तब से उनका विश्वास भी उठ गया कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर का नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये नेहरू जी का जो धर्म को लेकर रवैया, खासतौर से हिंदू धर्म को लेकर रवैया, उसके बारे में वो खुद बताते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में कि आई एम नॉट एथिस्ट, आई एम हिंदू एग्नोस्टिक। नेहरू जी स्पिरिचुअल व्यक्ति थे, वो वेद वेदांत और जो भी चीजें जिसको वो रेशनैलिटी के साथ समझ सकते हैं उसको विश्वास भी करते थे, उसको मानते भी थे। हाँ, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम माइथोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं। क्या नेहरू ने नेपोटिज्म की लेगेसी स्टार्ट की जो पर्यावरण लगाया जा सकता है? तो नेहरू जी चाहते तो वन पार्टी ऑथोरिटेरियन रूल स्टेब्लिश कर सकते, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी की मुख्य पार्टी। तो आप अगर देखेंगे तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो पंडित नेहरू जी का है। दूसरा हमें जानना चाहते हैं कि जो लीडर्स होते हैं किसी स्टेट के या देश के बड़े, उनकी जो बहुत पर्सनल लाइफ है, क्या वो किसी पॉलिटिक्स का या किसी नेशनल इशू का बनाया जाना चाहिए तो होना चाहिए? अटल जी तो बताते हैं कि वो जिस लड़की से प्रेम करते थे उनकी शादी होने के बाद भी उनको अपने आवास पर रखते थे। अगर आप हमसे ये पूछे कि क्या मोतीलाल नेहरू जी ने नेपोटिज्म प्रमोट किया, तो हम इसमें 100% बोलते कि उन्होंने प्रमोट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जवाहर हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, और इसके लिए उन्होंने कई बार गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि आप हमको मत बनाइए। गांधी जी जाते थे मोतीलाल नेहरू जी के पास कि हम चाहते हैं कि इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष आप बनिए, तो वो ओपनली बोलते थे मोतीलाल नेहरू जी, नहीं नहीं आप मेरे बेटे को बनाइए। नेहरू जी को समझना चाहते हैं तो उनकी जो सबसे अच्छी जो बुक है वो उनकी खुद लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है, जो नेहरू जी ने खुद लिखी है। नमस्कार, न्यू दिल्ली डायलॉग के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज से हम अपने न्यू दिल्ली डायलॉग चैनल पर एक नया प्रधानमंत्री सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में हम हिंदुस्तान के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक, उनके जीवन और उनके कंट्रीब्यूशंस के बारे में चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजय सर, जिन्होंने लॉ में रिसर्च किया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और न्यू दिल्ली डायलॉग के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। संजय सर, हम ये जानना चाहते हैं कि नेहरू जी के बारे में जब भी चर्चा होती है तो उनके ऊपर एक आरोप जैसा ये लगाया जाता है कि वो काफी एलीट बैकग्राउंड से आते हैं। तो जरा हमें उनके कुछ चाइल्डहुड के बारे में बताइए, इनिशियल डेज के बारे में बताइए, क्या सचमुच उनका बैकग्राउंड बहुत एलीट था? हाँ, जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के फादर मोतीलाल नेहरू थे, जो कि बहुत बड़े एडवोकेट थे और बहुत सीरियस प्रैक्टिसिंग एडवोकेट थे। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फ्रीडम मूवमेंट में 90% फ्रीडम फाइटर्स एडवोकेट थे, तो गांधी जी भी एडवोकेट थे और खुद नेहरू जी भी एडवोकेट थे, पंडित नेहरू जी। लेकिन अगर आप कोई पूछे कि क्या गांधी जी सीरियस एडवोकेट थे, तो आप बोल सकते कि नहीं, सीरियस एडवोकेट नहीं थे, इसलिए कि वो प्रैक्टिस तो बॉम्बे करने के लिए गए थे, लेकिन फिर वो उनको मन नहीं लगा, तो फिर वो अब्दुल्ला कंपनी के जरिए फिर वहां साउथ अफ्रीका चले गए। अगर फिर
दोबारा पूछे क्या पंडित नेहरू जी सीरियस एडवोकेट थे, तो आप देखिए कि पंडित नेहरू जी हैं एडवोकेट और लिखते हैं द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो वो भी सीरियस एडवोकेट नहीं थे, उनको प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा मन नहीं लगा, उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी में भी बोला है। लेकिन अगर कोई पूछे कि मोतीलाल नेहरू जी कैसे एडवोकेट थे, तो वो बहुत बड़े एडवोकेट थे, उन्होंने एडवोकेसी के थ्रू काफी पैसा कमाया और एलिट क्लास के जैसा लाइफ जीते थे। तो इसमें कोई दो मत नहीं कि पंडित नेहरू जी चूंकि मोतीलाल नेहरू जी के पुत्र थे, और जैसा कि मोतीलाल नेहरू जी खुद एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, कांग्रेस पार्टी के 2 बार अध्यक्ष रह चुके थे, तो उनका बेनिफिट, वो उनका एक्सपीरियंस का, उनके बैकग्राउंड का, उनका रसूख का बेनिफिट पंडित नेहरू जी को पूरा पूरा मिला। बिल्कुल, पंडित नेहरू जी को पूरा पूरा उनका फायदा मिला। लेकिन हमने सुना है संजय सर कि ये नेहरू सरनेम की बड़ी एक कोई इंटरेस्टिंग कहानी है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि जो पूरा का पूरा ये परिवार था, नेहरू परिवार, एक कश्मीरी पंडित परिवार, लेकिन कश्मीरी पंडितों में कोई नेहरू सरनेम देखने को मिलता नहीं। तो ये नेहरू सरनेम की क्या कहानी? इसमें तो ऐसा हुआ कि ऑब्वियस है, ये कश्मीर से ही माइग्रेट किए हुए थे, तो चूंकि नहर के किनारे बसते थे इसलिए उनका उस समय टाइटल नहर से नेहरू हो गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो वाइफ थी, उनका जो असली नाम था वो था कमला कौल, तो वो भी फिर बाद में फिर कमला नेहरू बनी। तो नेहरू इसी तरीके से फिर टाइटल स्टार्ट हुआ। इसी तरीके से टाइटल स्टार्ट हुआ। संजय सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि जब भी नेहरू गांधी परिवार की बात होती है तो एक बड़ा इल्जाम लगाया जाता है इनके परिवार पर कि इनकी जो बेटी इंदिरा गांधी थी वो कोई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। सुब्रमण्यम स्वामी तो बार बार आरोप लगाते हैं कि बुलंदपड़ों का खानदान है, सोनिया गांधी पढ़ी लिखी नहीं है, राजीव गांधी पढ़े लिखे नहीं है और राहुल गांधी को भी कुछ ज्ञान नहीं है। नेहरू जी के बारे में भी यही कहानी है क्या? जरा हमें नेहरू जी के एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए, कितने पढ़े लिखे थे, किस टाइप के एजुकेशन बैकग्राउंड का? जैसा कि आपने बोला कि अगर हम नेहरू जी से कंपेयर करें, इंदिरा जी का, राजीव जी का, संजय गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, तो ये बात जरूर है कि जो स्कॉलरशिप और जितने बड़े स्कॉलर नेहरू जी रहे, और जैसा उनका जब आप बुक देखेंगे, तीनों बुक, उनका ऑटोबायोग्राफी, उनका डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, तो ये बात सही है कि उस लेवल का इंटेलेक्ट और उस लेवल का एजुकेशन वो इनमें नहीं आ पाया। लेकिन जहां तक बात है नेहरू जी का, तो वो उनकी स्कूलिंग भी इंग्लैंड से हुई, हैरो स्कूल। फिर उसके बाद उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, फिर लॉ भी किया। तो ऑब्वियस है नेहरू जी का पूरा एजुकेशन, और उस जमाने में स्कूलिंग इंग्लैंड से होना बड़ी बात थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे आधा दर्जन जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो सब के सब बैरिस्टर तो इंग्लैंड से करके आते ही थे, लेकिन उस जमाने में स्कूलिंग होना वहां से वो बड़ी बात थी। दूसरा, आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि उस जमाने में जो पंडित नेहरू जी के जो ट्यूटर हुआ करते थे, वो रिकमेंडेड होते थे एनी बेसेंट से। अच्छा। एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी रही, होम रूल मूवमेंट वो चला रही थी, तो उस क्लास, एलिट क्लास में नेहरू जी का पठन पाठन हुआ। थियोसॉफी में बड़ी एक्टिव। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी में उनके चलते नेहरू जी ने इंटरेस्ट भी लिया। हाँ, दूसरा है कि इंदिरा जी और राजीव जी और राहुल गांधी जी, इनका भी एजुकेशन हुआ है, सब के सब इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए। अब पता नहीं सुब्रमण्यम स्वामी जी क्यों बोलते हैं, किस लिए बोलते हैं, ये तो हमको भी आइडिया नहीं है। वो तो गांधी फैमिलीज के पीछे काफी साल से पड़े हुए हैं, और वो खुद बताते हैं सुब्रमण्यम स्वामी जी की जब इंदिरा जी ने, सॉरी, जब सोनिया जी ने एक टी पार्टी करवाई थी कि आपको हम प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, सुब्रमण्यम स्वामी को, और उस दिन उनको प्राइम मिनिस्टर के लिए जब सपोर्ट नहीं किया, उसी दिन से सुब्रमण्यम स्वामी जी इनके पीछे पड़ गए कि सोनिया जी ने उनको प्रॉमिस किया था कि आपको हम पीएम बनाएंगे, इसके लिए उन्होंने टी पार्टी की थी, और सोनिया जी अपनी बात से मुकर गई। तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का जितना भी एलिगेशन है, सब कहीं ना कहीं वो बदले की भावना से है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पॉलिटिकली मोटिवेटेड। बिल्कुल। संजय सर, जरा हमें ये समझाने की कोशिश करें, हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करें कि नेहरू के बारे में कहा जाता है कि 1912 के आसपास वो बाहर से पढ़ करके इंडिया गए। गांधी 1915 में यानी 1915 में भारत आते। नेहरू की एक राजनीतिक समझ है गांधी के आने के पहले की, जो थोड़ी रीड समझ है, वो कोट पहनते थे, जाते थे राजनीति में, तो उनका इंटरेस्ट हुआ क्योंकि प्रैक्टिस में मन लगा नहीं।
और एक गांधी के आने के बाद नेहरू बनते हैं, जो गांधी नेहरू को बनाते हैं और उनके सबसे खास डिसाइपल बनते हैं। तो हमें इन दोनों नेहरू में फर्क समझाइए, नेहरू बिफोर गांधी और गांधी का जो इम्पैक्ट पड़ा नेहरू के ऊपर। जैसे कि नेहरू जी आपने बताया कि आ चुके थे और वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपना रजिस्ट्रेशन भी करवाए एज एडवोकेट, और फिर उसके बाद उनको मन नहीं लगा। तो मन नहीं लगने के बाद फिर वो काफी अलग अलग एक्टिविटी में व्यस्त रहे। जैसे एनी बेसेंट जी का जो होम रूल मूवमेंट चल रहा था, तो उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और नेहरू जी का जो अपना जो कांग्रेस पार्टी को जो देखने का जो नजरिया था उस समय, वो यही था कि कांग्रेस पार्टी बेसिकली वो पिटिशनर वाली पार्टी है, ये सिर्फ दया याचना करती है, इसमें कोई कोई भी क्रांतिकारी ना इनके विचार है ना कोई कार्य है। तो वो भी कांग्रेस पार्टी को यही दृष्टि से देखते थे, बहुत लिबरल है, कोई फॉर्मेट नहीं है, देश को आजादी कैसे मिले उसका भी कोई रूपरेखा नहीं है। तो हाँ, गांधी जी के आने के बाद फिर नेहरू जी की रुचि बहुत बढ़ी इंडियन नेशनल कांग्रेस में, और फिर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट किए नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, और गांधी जी के रूप में उन्होंने फिर उनको एक्सेप्ट भी किया कि ये मेरे पॉलिटिकल गुरु होंगे। और गांधी जी के अगर बोले तो जितने भी शिष्य हैं उसमें सबसे सर्वोत्तम उत्तम शिष्य फिर नेहरू जी ही बने। नेहरू को ही उन्होंने अपना फिर बाद में जाके एयर भी चूज किया। जरा हमें ये भी समझाइए संजय सर कि नेहरू भी पॉलिटिकली एक्टिव थे और उनके फादर भी पॉलिटिकली एक्टिव थे, दोनों कांग्रेस में एक्टिव थे, लेकिन दोनों की आइडियोलॉजी में बड़ा डिफरेंस थोड़ा सा हमें दिखाई देता है। जब नेहरू आते हैं तो अपने उनके फादर तो प्रैक्टिस कर, नेहरू को प्रैक्टिस में लगा नहीं, लेकिन अपने फादर की थोड़ी इंडिया की जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है उसकी समझ से नेहरू थोड़ा डिफर करते हैं। तो ये जवाहरलाल नेहरू की पॉलिटिकल समझ में और मोतीलाल नेहरू की पॉलिटिकल समझ में क्या थोड़ा डिफरेंस? बहुत बड़ा अंतर था। आपको जान के आश्चर्य होगा कि गांधी जी 1928 में ही मोतीलाल नेहरू जी चाह रहे थे, गांधी जी से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप जो है सो जवाहर को बनाइए प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी का। तो गांधी जी ने फिर रिक्वेस्ट किया मोतीलाल नेहरू जी से, नहीं इस बार प्रेसिडेंट आप ही बनिए। तो ये इंसिडेंट इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है कि जवाहरलाल नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये कांग्रेस पार्टी में ही प्रगतिशील विचारधारा को नेतृत्व करते थे, जिसको आप सोशलिस्ट विचारधारा बोल सकते हैं। और ये दोनों चाहते थे, नेताजी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, कि ब्रिटिशर्स को 1 महीने का अल्टीमेटम दिया जाए और पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाए। तो ऐसा हुआ कि गांधी जी भी राजी नहीं थे कि ये एक सही समय नहीं है ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटम देने को और पूर्ण स्वराज का घोषणा करने का। और मोतीलाल नेहरू जी खुद अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी को, और वो खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे नेहरू जी को। और उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी एक हो गए थे और मिल के बोलते थे कि ये डोमिनियन स्टेटस से क्या होगा। और ये लोग डोमिनियन स्टेटस रेजोल्यूशन पास करना चाह रहे थे कांग्रेस पार्टी का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन में। और नेहरू जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतिम क्षण तक अड़े रहे कि नहीं, आप अल्टीमेटम दीजिए और पूर्ण स्वराज की घोषणा कीजिए। ये लोग बोल रहे थे कि नहीं, इस बार हम डोमिनियन स्टेटस ही की मांग करेंगे। तो फिर एकदम लास्ट मोमेंट में फिर नेहरू जी कन्विंस हुए गांधी जी से, हालांकि नेताजी तो एग्री नहीं हो रहे थे। तो फिर जब नेहरू जी कन्विंस हुए, फिर डोमिनियन स्टेटस का मांग किया गया और उसके बाद फिर 1 साल का अल्टीमेटम दिया गया। और दूसरे साल ठीक 1929 में पंडित नेहरू जी को ही अध्यक्ष बना दिया गांधी जी ने। बोला कि तुम सबसे ज्यादा क्रांतिकारी विचारधारा रखते हो और तुम चाहते हो कि अल्टीमेटम दिया जाए और पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाए, तो ठीक है, तुम्ही को कांग्रेस प्रेसिडेंट बना देते हैं, अब तुम इसको अच्छी तरीके से चलाओ। तो ऐसा मानते हैं कि लोग ऐसा सोचते हैं कि नेहरू जी का गांधी जी से कभी डिफरेंसेस नहीं रहा और हमेशा गांधी जी की बातों को नेहरू जी ने एक्सेप्ट किया। ऐसा नहीं, कई मुद्दे पे गांधी जी और नेहरू जी के बड़े बड़े डिफरेंसेस हुए हैं। जैसा अभी एक डोमिनियन स्टेटस का हमने बताया, तो बहुत मुश्किल से वो माने। फिर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जब गांधी जी ने अचानक से वापस ले लिया चौरा चौरी कांड के बाद, उस समय नेहरू जी ने बहुत खींच व्यक्त किया था और ओपनली मीडिया में आया था
कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये देश के साथ धोखा हुआ, ये नेहरू जी का है। इवन क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में नेहरू जी एग्री नहीं थे कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इनिशिएट एनी काइंड ऑफ मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स व्हेन दे आर इन्वॉल्व इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेहरू जी का ऐसा मान्यता था उस समय कि हम लोग चूंकि फासिस्ट और नाजी विचारधारा के अगेंस्ट है, तो अगर हम 1942 का आंदोलन अभी स्टार्ट कर देते हैं तो ब्रिटिशर्स फंस जाएंगे इधर, तो ऐसे समय में ब्रिटिशर्स को छेड़ना अच्छा नहीं रहेगा। तो वो एग्री नहीं कर रहे थे कि अभी गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन को आह्वान करें। लेकिन डिसएग्रीमेंट होते हुए भी गांधी जी ने फिर बोला कि नहीं, यही सही समय है और अभी हम लोग को करना चाहिए, तो फिर नेहरू जी माने। तो ऐसी कई मतभेद नेहरू जी गांधी जी में रही हैं। और इधर मोतीलाल नेहरू जी को वो ओल्ड स्कूल ऑफ उसको मानते थे कि वो मोतीलाल नेहरू जी ओल्ड स्कूल से आते हैं। ओल्ड स्कूल मतलब कि बहुत मॉडरेट हैं और बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी आइडियाज के पक्षधर नहीं है। तो इस तरीके से रहा है डिफरेंस। अभी डिस्कशन करते हुए संजय सर आपने सुभाष चंद्र बोस जी का नाम लिया। सुभाष बोस के बारे में कहा जाता है कि उनकी और नेहरू की तो थोड़ी कुछ आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन थोड़े मिलते भी हैं, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का भी थोड़ा सोशलिज्म की तरफ टर्न था, नेहरू जी का भी सोशलिज्म की तरफ धीरे धीरे टर्न हो रहा था, या हो चुका था, फेबियन सोशलिस्ट थे वो। लेकिन इन दोनों में काफी डिफरेंस भी था। तो जरा हमें सुभाष बोस और नेहरू जी के जो पर्सनालिटी में एक डिफरेंस है, उन दोनों की थोड़े आइडियोलॉजी में डिफरेंस है, और पार्टी में जो एक डिफरेंस पैदा हुआ, नेहरू जी थोड़ा गांधी जी को लॉयलिस्ट बने रहे, सुभाष बोस थोड़ा नहीं लॉयल बनना चाहते, इनके डिफरेंस और इनकी पर्सनालिटी के बारे में समझाइए, नेहरू वर्सेस बोस। अगर नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस जी के संबंध को समझना है तो इन दोनों का संबंध गांधी जी से भी समझना पड़ेगा। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया अभी कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और नेहरू जी दोनों डोमिनियन स्टेटस का मांग कर रहे थे 1928 में, कि अल्टीमेटम दिया जाए ब्रिटिशर्स को कि वो छोड़े भारत 1 साल के अंदर, ऐसा रिजोल्यूशन पास करना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस तब भी नहीं माने, लेकिन चूंकि नेहरू जी धीरे धीरे कन्विंस्ड हो गए, उनको कहीं ना कहीं गांधी जी ने कन्विंस कर लिया। अब इसमें एक दूसरा थ्योरी ये है कि कई मुद्दे पे जैसा हमने डिस्कस किया कि नेहरू जी का भी गांधी जी से रहता था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का भी रहता था। तो ऐसा खुद एक विश्वास पाटिल जी हैं जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर बुक लिखा है महानायक, उसमें वो बताते हैं कि कई बार नेहरू जी और गांधी जी का डिफरेंसेस को खत्म किया जा सकता, तो उसका कारण था कि ये जो ब्रिटिशर्स थे ये जब भी जेल भेजते थे तो दोनों को एक ही जेल में भेजते थे। नेहरू जी गांधी जी ज्यादातर टाइम में एक ही जेल में रहते थे, तो डिफरेंस होने के बावजूद भी वो धीरे धीरे सलाह कर लेते थे। वो थॉट्स का जब आदान प्रदान होता है, जब आपस में लोग बातचीत करते हैं तो वो डिफरेंसेस रिजॉल्व है। ये ब्रिटिशर जानबूझ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अलग जेल में रखते थे ताकि किसी तरह कोई डिफरेंस का सॉर्ट आउट हो ही नहीं, ताकि और लोग जो उनके जो गांधी जी के जो शिष्य है वो और मिर्च मसाला लगा के उनको और थोड़ा भड़काते रहे उनके अगेंस्ट में। तो ये बहुत बड़ी वजह रही कि नेहरू जी और गांधी जी कई बार एक जेल में रहने से, एक जगह रहने से उनके डिफरेंसेस सॉर्ट आउट हो गई बातचीत के जरिए, कन्वर्सेशन के जरिए। नेताजी को कभी वो मौका नहीं मिला, उनको हमेशा अलग ही जेल में रखा जाता था। दूसरा, कहीं ना कहीं नेहरू जी पूरी तरीके से गांधी जी को एज ए पॉलिटिकल गुरु एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे और उनकी आइडियोलॉजी में थोड़ी बहुत डिफरेंस, विचारों में मतभेद होने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे वो बात मान लेते थे। नेताजी बहुत रिजिड थे अपने आइडिया के प्रति। जैसे 2-3 आइडिया अगर आप लोग को हम शेयर कर सकते हैं यहाँ की, भाई उनका एक सबसे क्लियर कट आइडिया था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये उनकी बहुत क्लियर फिलॉसफी थी, भगवान कृष्ण के जैसा फिलॉसफी वो फॉलो करते थे। उस फिलॉसफी के हिसाब से वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते थे कि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन और फ्रांस के अगेंस्ट में जापान, जर्मनी और इटली लड़ती है तो उनसे हमें मदद लेना चाहिए, क्योंकि हम यूएस के पास जाएंगे तो वो मदद करेगा नहीं, फ्रांस मदद करेगा नहीं, क्योंकि वो उसके एलाइड पार्टनर है। तो उनका ये फिलॉसफी था कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है।
दूसरी उनकी एक बड़ी फिलॉसफी थी कि अगर आजादी के मार्ग में स्वयं भगवान भी आ जाए मेरे सामने तो मैं उनका भी विरोध करूंगा। तो गांधी जी तो आफ्टर ऑल इंसान ही है। तो उनका कहना था कि कोई भी लीडर का स्टेटमेंट वो ब्रह्मा का वाक्य नहीं हो सकता, उसको विरोध नहीं किया जा सकता। तो ऐसे भी वो गांधी जी का विरोध करते थे, क्योंकि उनका कहना है कि जैसा गांधी जी का फिलॉसफी था कि साधन और साध्य की पवित्रता, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि साधन और साध्य में हम इस डिबेट में ना पड़ के देश आजाद कैसे हो, चाहे वो वायलेंट मीन से हो चाहे वो नॉन वायलेंट मीन से हो, देश का आजादी सर्वोपरि। तो इसमें भी डिफरेंसेस था। गांधी जी का था कि नॉन वायलेंस पहली प्रायोरिटी है। जैसे भीष्म प्रतिज्ञा था कि हम प्रतिज्ञा नहीं तोड़ेंगे कुछ भी हो जाए, चाहे द्रौपदी का चीरहरण क्यों ना हो। उसी तरह से गांधी जी का था कि अगर आजादी में 2-4 साल और डिले भी हो जाए तो भी हम वायलेंट मीन्स का यूज नहीं करेंगे। तो इन सब मामलों में क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का गांधी जी से पूरी के पूरी तरीके से डिफरेंसेस था, तो सेम डिफरेंसेस फिर पंडित नेहरू जी से भी रहा, क्योंकि वो पूरी तरीके से गांधी जी को एज ए लीडर देश का मानते थे कि इन्हीं को फॉलो करना है। अगर जो भी विचारधारा में या कुछ मतभेद भी है विचारों में, कुछ और सब चीजों में, तो भी उसको रिकंसाइल कर लेना है गांधी जी से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतने रिजिड थे अपने आइडिया के प्रति, उनका सोच इतना क्लियर था कि उनको लगता था कि कोई भी कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, हम उनके वाक्य को ब्रह्मा का वाक्य नहीं मान सकते। और वो तो बोलते थे कि अगर ब्रह्मा भी आएगा आजादी के रास्ते में तो हम तो उनका भी विरोध करेंगे। तो यहां से डिफरेंसेस फिर बहुत ज्यादा गहरा हो गया। ऐसे इंडिविजुअल इनकी कोई डिफरेंसेस नहीं है या कोई ऐसा कंपटीशन नहीं था कि नेहरू जी तो काफी बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऐसा बोला जाता है कि गांधी जी ने ही रोक के रखा था, उनको अध्यक्ष बनने नहीं दे रहे थे, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि इस तरह का विचारधारा का व्यक्ति हमारा कांग्रेस का अध्यक्ष बने। लेकिन सर्वसम्मति से गांधी जी ने काफी लेट से, आप सोचिए आप 1929 में नेहरू जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बन चुके थे और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सर्वसम्मति से पहली बार प्रेसिडेंट कब बनाया गया? 1938 में, 1938। तो आप समझ सकते हैं उनको कितना डिले करके प्रेसिडेंट बनाया गया। और जब दोबारा वो प्रेसिडेंट बनने के लिए तैयार हुए दोबारा से, तो फिर गांधी जी का कैंडिडेट उनको हराने पे तुल गया और उस समय काफी टाइम बाद इलेक्शन हुआ और इस तरीके से फिर उन्होंने गांधी जी के कैंडिडेट को हरा दिया। तो गांधी जी से मेजर डिफरेंसेस ही वजह बना नेहरू जी से डिफरेंस का। आपकी बातों से एक जो डिफरेंस पता चलता है उनकी पर्सनालिटी में कंक्लूड भी हो गया है कि सुभाष चंद्र बोस थोड़े ज्यादा असर्टिव थे अपनी आइडियोलॉजी, वहीं नेहरू थोड़ा गांधी जी को लेकर थोड़ा सबमिसिव पर्सनालिटी, ये बोल सकता है कि नेहरू जी का एक, आपने बहुत अच्छा बताया कि वो सबमिसिव पर्सनालिटी थे। वो गांधी जी के सामने कहीं ना कहीं वो मानते थे कि ही इज बिग लीडर, हिज एक्सपीरियंस इज मोर देन ही इज मोर एक्सपीरियंस देन मी। तो वो इस चीज को मानते थे। और जैसा आपने बताया कि सुभाष चंद्र बोस अपने आइडियोलॉजी के प्रति बहुत असर्टिव, बहुत ज्यादा असर्टिव थे, इसलिए उनका किसी से भी बनना बड़ा मुश्किल था। हमने नेहरू और उनके फादर के बारे में रिलेशन पे चर्चा की, उनमें और गांधी जी में एक रिलेशन के बारे में डिस्कस कर लिया, बोस के बारे में डिस्कस कर लिया। क्योंकि हम लोग प्रधानमंत्री सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम स्टूडेंट्स को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और प्रधानमंत्री नेहरू के बारे में थोड़ी चर्चा करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि नेहरू जी इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर है। नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं उसके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी क्या आइडियोलॉजी उस समय इंडिया को लेकर थी, क्या उनका आइडियोलॉजिकल कन्विक्शन था, हमें जानते हैं। जरा हमें यह भी समझाने की कोशिश कीजिए कि कौन से कंडीशन में नेहरू जी चुने गए कि वो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। और बड़ा एक कंट्रोवर्सी है उनमें और सरदार पटेल में कि सब चाहते थे पटेल प्रधानमंत्री बने, गांधी जी ने नेहरू जी का पक्ष लिया। ये जो नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने की स्थिति है, जो कांग्रेस में भी एक डिवाइड है, जनता में डिवाइड है, इसको जरा समझाएं। हाँ, जैसा कि आपने बोला कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी चाहती थी कि उनका मत था कि सरदार पटेल की तरफ बहुमत था कि पटेल जी बने प्राइम मिनिस्टर। लेकिन जैसा कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि गांधी जी के काफी फेवरेट रहे नेहरू जी और ये उन्होंने सिग्नल तो 1929 में पहली बार प्रेसिडेंट बनके बता ही दिया। फिर ऐसा कई बार मूवमेंट आया, हमें लगता है 1942 या 43 में इन्होंने फिर से बोला कि नेहरू ही हमारा लेगेसी को आगे लेके जाएगा, ना कि राजा जी लेके जाएंगे।
सी राजगोपालचारी, वो भी काफी फेमस लीडर थे, नेहरू गांधी जी के बहुत क्लोज माने जाते थे। तो ऑब्वियस है कि गांधी जी के बहुत पसंदीदा थे नेहरू जी, क्योंकि नेहरू जी का जो इंटेलेक्ट था, उनकी जो समझ थी, जो पकड़ थी, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, चाहे वो उनका जो सेकुलर जो सोच था, तो उस हिसाब से गांधी जी के फेवरेट होने के चलते नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री देश के बने। और जो दूसरा जो आपने जो सवाल पूछा कि नेहरू जी का जो आइडिया इंडिया को लेके जो एज ए प्राइम मिनिस्टर रहा, तो नेहरू जी का एक क्लैरिटी था, उनका दिमाग में ये हमेशा से रहा कि ये जो कैपिटलिज्म है, चाहे वो यूएस का, यूके का जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, वो कहीं ना कहीं दो वर्ल्ड वॉर को पैदा किया, वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, इनके एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी थी। और इनके एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को लेकर जापान भी अग्रेसिव हुआ, भाई उसको भी कॉलोनी चाहिए, सारे कॉलोनी तो यूरोपियन कंट्री के थे, तो जापान भी उसी लैंग्वेज में बात किया और उसने भी अपने आप को मजबूत बना के, उसका भी था मन कि हम भी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाएं, जिसके चलते मंचूरिया में इन्होंने काफी एक्सप्लॉयटेशन किया और जेनोसाइड किया, एंटी इंपीरियलिज्म। हाँ, तो ये जो एंटी इंपीरियलिज्म था नेहरू जी का, उसने पूरी तरीके से इनको सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से बहुत इन्फ्लुएंस किया। वो सोवियत यूनियन से बहुत प्रभावित थे, क्योंकि उस जमाने में सोवियत भी सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, लेकिन वो खुलेआम सोवियत बोलता था कि हम एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं करेंगे, और जितना एरिया सोवियत यूनियन ने कब्जा किया था, बोला कि नहीं, सब आप इंडिपेंडेंट रहिए, आप अपना पॉलिसी बनाइए, आप इंडिपेंडेंट रहिए। तो उस तरीके से उस समय जो उनकी विचारधारा थी, वो सोशलिस्ट मॉडल से बहुत प्रभावित हुई, सोवियत यूनियन के मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से बहुत प्रभावित हुई, और उसी का प्रभाव था कि सोशलिज्म अपनाते हुए भी कैपिटलिज्म का पूरी तरीके से, हालांकि उन्होंने विरोध नहीं किया, और जो हैवी इंडस्ट्री जो उन्होंने एस्टेब्लिश किया, चाहे वो स्टील के फील्ड में हो, आयरन के फील्ड में हो, चाहे वो आपका कोल के फील्ड में हो, तो बड़े बड़े पीएसयू उन्होंने एस्टेब्लिश किया। एजुकेशन के फील्ड में चाहे वो आईआईटी हो, आईआईएम हो, एनआईटी हो, हाँ, ये सब उन्होंने एस्टेब्लिश किया। तो नेहरू जी को इसीलिए बोलते हैं कि ही वाज आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का निर्माता। हम नेहरू जी के जब प्रधानमंत्री बनने के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम शायद एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी को ड्रॉप कर दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, वो है मोहम्मद अली जिन्ना। हम जानते हैं कि इंडिया आजाद हुआ, लेकिन आजादी होने के साथ साथ हिंदुस्तान का डिवीजन भी हो गया, और इसको गांधी भी नहीं रोक पाए, नेहरू भी नहीं रोक पाए। इसमें नेहरू जी के साथ एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी निकल के आती है कि गांधी जी ने जिन्ना से कहा कि अच्छा, अगर आपको बनना है पार्टीशन कीजिए, आप प्रधानमंत्री बनिए, लेकिन नेहरू ने इस बात का बड़ा विरोध शायद किया। उन्होंने कहा कि नहीं, तो क्या नेहरू ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, खुद प्रधानमंत्री बन जाने के लिए, उनको बड़ा आरोप है कि उन्होंने हिंदुस्तान का पार्टीशन होने जाने दिया। तो इसमें कितना सच है? ये जिन्ना और गांधी और नेहरू, इनका जो एक है वो समझाने, पार्टीशन से एक थ्योरी जैसा आपने बताया, वो बार बार बोला जाता है कि पार्टीशन को रोकने के लिए गांधी जी ने जिन्ना को ऑफर किया और नेहरू से रिक्वेस्ट किया कि अच्छा ठीक है, जिन्ना को ही प्रधानमंत्री बनने दो, 5 साल में ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। लेकिन सिर्फ नेहरू जी को ब्लेम देना कि चूंकि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते थे, इसलिए जिन्ना एग्री नहीं हुआ और पार्टीशन हो गया, ये हमको लगता है कहीं ना कहीं ये जाती होगी नेहरू जी के साथ। क्योंकि अगर, जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जी बहुत प्रभावशाली थे, और जब गांधी जी सरदार पटेल जी को ओवरराइड करके नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बना सकते हैं, तो फिर ऐसा भी हो सकता था कि गांधी जी नेहरू जी को बाध्य करते कि नहीं, जिन्ना ही बनेगा, ऐसा मेरी मानना है। लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो हमारी जो रीडिंग्स हैं और हम जो गेस कर पाते हैं, क्योंकि इसके स्पष्ट और पूरी तरीके से साक्ष्य तो हमारे पास भी नहीं, हम जो गेस कर पाते हैं इस इशू पे, नेहरू जी के जितने महात्मा गांधी के जितने भी शिष्य थे, चाहे वो सरदार पटेल हो, जेबी कृपलानी हो, राजा जी हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जितने भी शिष्य थे, वो सब नेहरू जी के साथ होंगे कि नहीं, जिन्ना प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए। तो हम जो मानते हैं, जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी उस समय नेहरू जी के साथ, चाहे वो सरदार पटेल हो, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे जेबी कृपलानी हो, चाहे राजा जी हो, इन सबका भी मत होगा कि जिन्ना प्राइम मिनिस्टर ना बने, तभी ऐसा हो सकता है। ये हमारा एक अपना थ्योरी है। अब ये गलत है सही है, इसमें हम बहुत ज्यादा चूंकि उसको एम्फेसाइज नहीं कर सकते हैं,
लेकिन सिर्फ नेहरू जी का जिद हो कि नहीं जिन्ना नहीं हमें प्राइम मिनिस्टर बनना है इसलिए हम देश का बंटवारा कर देंगे, ये हमको लगता है अतिशयोक्ति होगा। कहीं ना कहीं कांग्रेस वर्किंग कमेटी उस समय जो और महात्मा गांधी जी के जो शिष्य थे वो भी कहीं ना कहीं गांधी से सहमत नहीं होंगे, तभी पार्टीशन किया गया अल्टीमेटली और नेहरू जी आजाद भारत के इधर बने और जिन्ना जी को पाकिस्तान मिला। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या जो भी वो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर जनरल शायद थे, गवर्नर जनरल थे। नेहरू जी के बारे में एक बहुत बड़ी बात कही जाती है कि वो बहुत बड़े स्टेट्समैन थे दुनिया में। तो हम नेहरू जी के थोड़ा फॉरेन पॉलिसी के बारे में चर्चा करना चाहते हैं। उनकी फॉरेन पॉलिसी का जो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है चाइना पॉलिसी, उसको लेकर हम थोड़ा समझना चाहते हैं कि जो आदमी इतना बड़ा स्टेट्समैन है, जो नाम बना सकता है, दो पोलर वर्ल्ड के अगेंस्ट में एक नया सेक्शन खड़ा कर सकता है दुनिया में, वो चाइना को समझ नहीं पाया। तो नेहरू जी की चाइना पॉलिसी के बारे में कुछ बताइए कि कैसे वो चाइना को नहीं समझ पाए, क्या समझ रहे थे वो चाइना पॉलिसी? देखिए, पंडित नेहरू जी का अगर आप फॉरेन पॉलिसी के बारे में बात करते हैं तो विजनरी व्यक्ति तो थे ही। उस जमाने में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट देना और ये क्लियरली बताना कि हम जो दो मिलिट्री ब्लॉक है, एक नाटो और दूसरा वार्सा पैक्ट, हम दोनों के साथ नहीं रहेंगे और हम जो है सो इंडिपेंडेंट रहेंगे। और वो नाम आज भी ऑलमोस्ट इंडिया इवन 75 साल बाद भी नॉन अलाइनमेंट को इंडिया आज भी पूरे रिजिडिटी के साथ फॉलो करता है। इवन प्राइम मिनिस्टर भले ही अलग हो, आज भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नहीं लेकिन नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी रिलेवेंस है, आज भी मोदी जी फॉलो करते हैं। आज भी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ये सबसे बेसिक फाउंडेशन है नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी। मूवमेंट तो चलिए खत्म हो गया क्योंकि वर्साय पैक्ट ही नहीं रहा। तो अब बात आती है कि नेहरू जी चाइना को मिसअंडरस्टूड कैसे किए। जब आप इतने बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, आपको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की समझ है, स्टेट्समैन है, तो आप चाइना को कैसे, तो यहां आप नेहरू जी ने, आप गांधी जी से आपको स्टार्ट करना होगा। यहां आपको देखना होगी नेहरू जी का जो थॉट प्रोसेस जो बिल्डअप हुआ है वो पूरी की पूरी तरीके से उसमें गांधी जी की ही छाव है, बहुत इन्फ्लुएंस। अब गांधी जी का क्या है कि हम नॉन वायलेंट हैं, हम आर्मी को मॉडर्नाइज नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमने दो वर्ल्ड वॉर देखा है, हम हिंसा नहीं चाहते हैं, हम न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करना चाहते हैं, हम किसी तरह का मिलिट्री को मॉडर्नाइज नहीं करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गांधी जी की जो थिंकिंग प्रोसेस था वो पूरी तरीके से नेहरू जी में आई, एज ए लेगेसी आप बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं नेहरू जी को ये जो गांधी जी की जो थॉट प्रोसेस था कि बहुत ज्यादा आर्मी पे नहीं पैसा खर्च करना है, न्यूक्लियर वेपन को ज्यादा डेवलप नहीं करना है, इन सब पे ज्यादा अननेसेसरी ये नहीं करना है, तो कहीं ना कहीं ये जो लिबरल जो पॉलिसी जो रही वो कहीं ना कहीं नेहरू जी को नुकसान किया। और दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान था वो आइडियलिज्म था। आइडियलिज्म अगेन नेहरू जी को गांधी जी से ही मिला। अब आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म ये है कि हम अच्छे हैं और हम दूसरों से अच्छे व्यवहार करते हैं तो वो भी हमसे अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इनको लगा कि नहीं, इंडिया ऐसी कंट्री है जो किसी पे अटैक नहीं करती है, पीस लविंग कंट्री है, तो हमारी चाइना से क्या दुश्मनी हो सकती है, हमारी रसिया से क्या दुश्मनी हो सकती है, हमारी किसी कंट्री से क्या दुश्मनी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक हमारी एक बहुत एंशिएंट फिलॉसफी और एक ऐसा सेइंग है कि अगर आप घर चलाना चाहते हैं तो यू मस्ट फॉलो द फिलॉसफी ऑफ रामायण। रामायण में भाई कैसा होना चाहिए तो भरत जैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होना चाहिए तो सीता जैसा होना चाहिए, एक आदर्श पुरुष कैसा होना चाहिए तो भगवान राम जैसा होना चाहिए। लेकिन जब आप देश चलाते हैं तो आपको रामायण नहीं फॉलो करना पड़ता, वहां महाभारत फॉलो करना पड़ता है, चाणक्य को फॉलो करना, वहां साम दाम दंड भेद। साम दाम दंड भेद मतलब क्या है? तो चाणक्य नीति है कि पड़ोसी अगर कमजोर है तो उसको तुरंत अपने में मिला लो, क्योंकि अगर आप नहीं मिलाएंगे तो कोई दूसरा मिलाएगा, है ना। अगर बहुत ज्यादा शक्तिशाली है तो फिर आप उससे कंप्रोमाइज कीजिए, और लग रहा है कि बहुत कमजोर भी नहीं है, शक्तिशाली नहीं, तो डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने करते थे। तो ये साम दाम दंड भेद, ये जो पॉलिसी है ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का एक बेसिक अंग है
जिसको यूएस यूके शताब्दियों से फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन इंडिया ने सोचा कि चूंकि हम अच्छे लोग हैं, हम पीस लविंग कंट्री है, हम नॉन वायलेंस का मेथड यूज करते हैं, हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है और हम क्यों इस तरह का डिप्लोमेसी करें। सुनने में ही चाणक्य नीति बहुत लोगों को लगेगा कि चाणक्य नीति तो बहुत जबरदस्त है, बड़ा डिप्लोमेटिक है और बहुत क्रूड है लगेगा, लेकिन दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। और नेहरू जी कहीं ना कहीं कुछ भी फॉलो नहीं कर पाए। और जो इंटरनेशनल रिलेशन में पढ़ाया जाता है कि रियलिज्म होता है, पॉलिसी एक आइडियलिज्म होता है और ऐसी व्यवस्थाएं होती है दुनिया में, तो हमने रियलिज्म नहीं फॉलो किया, आइडियलिज्म में और जो चाणक्य नीति है साम दाम दंड भेद है, दिस इज द ट्रू रियलिज्म, एकदम रियलिस्टिक पॉलिटिक्स है कि कोई अब जैसे चाणक्य नीति सोचिए, कोई अगर आपका पड़ोसी देश कमजोर है तो उसको अपने मिला लीजिए। उसका कारण ये अगर आप नहीं मिलाएंगे तो कोई दूसरा फिर उसको मिसयूज करेगा। तो ये पॉलिसी को सोचना भी गांधी जी के जमाने में तो बहुत ज्यादा मतलब अधर्म माना जाता कि ऐसा कोई कैसे पॉलिसी होता है, कोई कमजोर देश है उसको आप अपने मिला लीजिए। एक रियल पॉलिटिक्स नहीं हमने फॉलो किया, उसका नुकसान भी हुआ बहुत बड़ा। एक लैंड का हिस्सा जो लद्दाख का पार्ट था वो चाइना के पास चला गया, एक बहुत बड़ी डिफीट भी हुई। लेकिन आगे चल के मैं एक और चीज जिसपे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, मैं जानना चाहता हूँ आप हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि जब भी नेहरू जी के बारे में बात होती है तो ये बात होती है कि सरदार पटेल ने तो पूरे हिंदुस्तान को मिलाने का जिम्मा ले लिया, जितने हिंदुस्तान में रियासत है। नेहरू जी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का जो इश्यू है इसको हम देखेंगे, हम मिलाएंगे, और जम्मू कश्मीर ही बाद में बाकी हमें पता चला कि एक तरीके से वही एक कंट्रोवर्शियल रह गया, बाकी तो चीजें मिल गई जो सरदार पटेल के हाथ। तो नेहरू जी ने जम्मू कश्मीर में क्या ऐसा ब्लंडर कर दिया अपने हाथ में लेकर के कि जो आज तक मुझसे बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में भी हम बोले कि इट हैपेंड ओनली बिकॉज ऑफ द आइडियलिज्म ऑफ पंडित नेहरू जी, बहुत आइडियलिस्टिक थे। अब इसमें आइडियलिज्म क्या रहा कि नेहरू जी वर्ल्ड वॉर 1 भी देखे, वर्ल्ड वॉर 2 भी देखे, उनको पूरी तरीके से पता था कि ये जो यूनाइटेड नेशन जो गठित किया गया है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये जो वीटो पावर है, इसका उद्देश्य क्या है वो ये भी नहीं समझ पाए। अब इन्होंने JNK को जैसा सरदार पटेल जी ने जूनागढ़ और सब रियासतों को अपने में मिलाया था, जो भी पॉलिसी फॉलो करके, अगर पटेल जी के हाथों में रहता तो वो JNK भी वैसे ही मिला लेते। लेकिन अगेन नेहरू जी बहुत लिबरल इसमें निकले, उनको लगा कि नहीं ये मुद्दा विवादित है, इसको हम यूनाइटेड नेशन में ले जाके सॉल्व कराएंगे। अब यूनाइटेड नेशन आपको पता ही वो पावर पॉलिटिक्स का अड्डा है, और यूनाइटेड नेशन उनको नेहरू जी चूंकि इंटरनेशनलिस्ट थे, उनको बोला जाता था ही वाज इंटरनेशनलिस्ट, तो उनको बड़ा विश्वास था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में। उनको लगता था कि अगर ये इंस्टीट्यूशन बनी है तो इनकी कोई रिलेवेंस है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। और जिस तरीके से उन्होंने देखा यूनाइटेड नेशन में यूएस का और यूके का पॉलिटिक्स, जैसा उन्होंने ब्लाइंडली पाकिस्तान को सपोर्ट किया, तब से उनका विश्वास भी उठ गया कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन ये सिर्फ और सिर्फ सुपर पावर का नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए है। क्योंकि यूएस और यूके जानता था कि नेहरू हमारे पकड़ से बाहर है, ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी से इन्फ्लुएंस है और बहुत इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपना बनाना चाहता है, तो कभी भी उन्होंने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में और यूएन में। वो ब्लाइंडली पाकिस्तान को सपोर्ट करते रहे, क्योंकि वो पाकिस्तान उनका मोहरा बन के काम करने के लिए तैयार था। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों को रियल पॉलिटिक्स के हिसाब से ना देखना नेहरू जी के लिए बहुत महंगा पड़ा और इंडिया के लिए भी महंगा पड़ा। इंडिया के लिए आज तक एक बहुत महंगा पड़ा, हमें लगता है चाइना का डिफीट भी इंडिया के लिए बहुत महंगी पड़ी, वो भी एक कंट्रोवर्शियल इशू बना हुआ है नेहरू जी के लिए जैसी है। और जम्मू कश्मीर भी नेहरू जी के आइडियलिस्टिक पॉलिसी के लिए जैसी है जो इंडिया के पास आज तक कंटेम्परेरी इंडिया में। नेहरू जी के बारे में एक और कंट्रोवर्सी जो थोड़ा आइडियलिस्टिक है उनकी पर्सनालिटी का, उसके बारे में भी हमें जानना चाहते हैं कि नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि वो एथीस्ट थे, या उनका रिलीजन में शायद कोई बहुत ज्यादा विश्वास नहीं था, या वह इंडियन कल्चर में बहुत डीप रूटेड नहीं, जबकि भारत एक धार्मिक समाज है, हम जानते हैं यहाँ धर्म की काफी प्रधानता है। गांधी जी के बारे में भी कहा जाता है कि जो भी हिंदुस्तान के धर्म कर्म को अच्छे से जानते थे, भगवद गीता की बात करते थे, वेदांत की बात करते थे। तो ये नेहरू जी का जो धर्म को लेकर रवैया, खासतौर से हिंदू धर्म को लेकर रवैया, तो उसके बारे में आपकी क्या राय? देखिए, ऐसा बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन है कि नेहरू जी एथिस्ट थे, नास्तिक थे, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते थे, शास्त्रों तो कुछ समझते नहीं थे। हम बोलेंगे कि नेहरू जी रैशनलिस्ट थे
और वो खुद बताते हैं अपने ऑटोबायोग्राफी में कि आई एम नॉट एथिस्ट, आई एम हिंदू एग्नोस्टिक। हिंदू एग्नोस्टिक का मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति है जो रैशनैलिटी के हिसाब से चीजों को लेता है। अब कैसे लेता है? वो बोलते हैं कि जो वेद वेदांत उपनिषद में जो लिखा हुआ है उसकी सैंक्टिटी को हम मानते हैं, और वो मानते हैं कि वो बहुत लॉजिकल चीजें हैं, लेकिन वो पूरी तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट जो वेस्टर्न फिलॉसफी जो बेसिकली लेके आई, सिंगल गॉड, कि जीसस क्राइस्ट ही महान है या मोहम्मद साहब ही महान है, बाकी सब फॉल्स। तो बोलते हैं हम सिंगल गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, और सिंगल गॉड में फिर सब आते हैं। हिंदुइज्म में भी जो सगुण ब्रह्मा है, तो सगुण ब्रह्मा में कृष्ण है, राम है, हाँ, फिर कई देवी है, दुर्गा जी है, पार्वती जी है, ठीक है, वो सिंगल गॉड के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते हैं। सिंगल बुक की जैसे इस्लाम में कुरान है तो वही सेक्रेट है, बाकी सब बेकार, या फिर बाइबल है क्रिश्चियनिटी में तो वही सेक्रेट। तो सिंगल गॉड, सिंगल बुक, वो इन सब कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। लेकिन हिंदुइज्म में भी ही हमारा निराकार ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट है। ये तो हम जो अभी आपने बात किया वो तो सगुण ब्रह्मा में आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, लेकिन निराकार ब्रह्मा का भी कॉन्सेप्ट है कि कण कण में ब्रह्मा है। तो उस हिसाब से नेहरू जी स्पिरिचुअल व्यक्ति थे। वो वेद वेदांत और जो भी चीजें जिसको वो रैशनैलिटी के साथ समझ सकते हैं उसको विश्वास भी करते थे, उसको मानते भी थे। हाँ, उनकी जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि हम माइथोलॉजी में विश्वास नहीं करते हैं, जैसे बहुत सारे हिंदू माइथोलॉजी, उसमें उनको विश्वास नहीं था। सिंगल गॉड, सिंगल बुक, सिंगल यूनिवर्सल ट्रूथ, वो उन पे विश्वास नहीं। उनका मानना था कि ये सब चीजें सब्जेक्टिव है, हमें इस पे विश्वास नहीं। लेकिन जो भी चीजें रैशनैलिटी और विजडम के साथ समझा जा सकता है वो समझते थे और मानते थे। तो ही वाज हिंदू एग्नोस्टिक बट नॉट एथिस्ट। एथिस्ट नहीं थे। इसलिए बड़ा थोड़ा सरप्राइजिंग सा हो जाता है, क्योंकि गांधी जी तो बड़ा एक वो टाइप का दिखते हैं, उनकी डेथ भी हुई तो भगवान राम का नाम ले रहे थे, कितना पढ़ते थे। नेहरू जी की पर्सनालिटी इस तरीके से निकल के नहीं आती तो लोगों को बड़ा डाउट होता है। ये एक बड़ा कारण हो सकता है। आगे संजय सर, एक और बहुत बड़ा लिगेसी नेहरू की मानी जाती है इंडिपेंडेंट इंडिया में, ये माना जाता है कि उन्होंने एक नेपोटिज्म, जिसकी आजकल बड़ी चर्चा होती है, कि उन्होंने इंडिया में नेपोटिज्म की बुनियाद रखी। उनका ही परिवार आगे चलकर नेपोटिस्टिक बन गया। हम देखते हैं उनकी बेटी इंदिरा गांधी बाद में जाकर प्रधानमंत्री बनी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, और उन्हीं के खानदान के जो राहुल गांधी आज दावा कर रहे हैं उनकी बहन वगैरह उनके टाइम में थी। तो क्या नेहरू ने नेपोटिज्म की लेगेसी स्टार्ट की? उनके ऊपर यह आरोप लगाया जा सकता है, आपका क्या मत है? देखिए, नेहरू जी का नेपोटिज्म को हम लोग ऐसे समझते हैं, पंडित नेहरू जी जब देश आजाद हुआ तो देश आजाद होने के बाद अगर वो चाहते तो जैसे कि वो सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से प्रभावित थे, सोवियत यूनियन के मॉडल से प्रभावित थे, तो आज देखिए सोवियत यूनियन या जो आज रसिया है वो क्या है? पुतिन है, प्रेसिडेंट है, और वो खुद बोलते हैं हम 2036 तक प्रेसिडेंट रहेंगे। चाइना का हालत देखिए, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। सी जिनपिंग है, वो अमेंडमेंट करते हैं अपने चाइनीज कॉन्स्टिट्यूशन में, बोलते हैं कि जब तक हम जिंदा रहेंगे हम ही प्रेसिडेंट रहेंगे। अगर नेहरू जी जिस तरीके से, जितने टावरिंग पर्सनालिटी थे वो, और जितने बड़े लीडर थे फ्रीडम मूवमेंट में, जैसा कि पटेल जी को आप जानते हैं कि आजादी के 1 आध साल बाद उनकी डेथ हो ही गई थी, 1 साल या 2 साल बाद। तो नेहरू जी चाहते तो वन पार्टी ऑथोरिटेरियन रूल स्टेब्लिश कर सकते थे, क्योंकि कांग्रेस ही एक पार्टी थी, मुख्य पार्टी। तो आप अगर देखेंगे तो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बनाने में सबसे बड़ा अगर किसी का योगदान है तो वो पंडित नेहरू जी का है। और जैसा कि लोग जानते हैं, इट्स ऑन रिकॉर्ड कि जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उसके बाद भी वो सोचते थे कि हमारे बाद कौन संभालेगा देश को। तो ऐसा नहीं, उन्होंने इंदिरा जी को अपना प्राइम मिनिस्टर का कैबिनेट में शामिल कर लिया। इंदिरा जी कभी मिनिस्टर नहीं थी नेहरू जी के साथ। नेहरू जी के मिनिस्ट्री में 17 साल वो रहे हैं। 17 साल में इंदिरा जी पहली बार मिनिस्टर बनी है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्राइम मिनिस्टर थे। तो नेहरू जी के जीवन काल में तो वो सरकार में थे ही नहीं, ना मिनिस्ट्री में आई हुई थी। अच्छा, उस जमाने में ऑन रिकॉर्ड ऐसा है कि वो जेपी बाबू से मिलते थे, जयप्रकाश नारायण से, और उस समय के जितने भी सोशलिस्ट लीडर थे
सबसे मिलते थे, बोलते थे कि नहीं तुम लोग कांग्रेस पार्टी में आओ, कांग्रेस पार्टी को संभालो, देखो तुम लोग का जो भी, चूंकि वो यूथ थे कंपेरेटिवली नेहरू जी, तो बोलते थे तुम्हारे जो भी आइडियाज है, जो तुम सोचते हो, उसको आओ सरकार में मिलके इम्प्लीमेंट करो। तो ये ऑन रिकॉर्ड ये सब चीजें कि नेहरू जी हमेशा इनकरेज करते थे कि जो जिनसे डिफरेंस भी है उनको भी बुलाते थे कि आप सरकार में आके काम कीजिए, और एक स्ट्रांग अपोजिशन हो उसके लिए भी उन्होंने वर्क किया। अगर नहीं करते तो रसिया और चाइना बनने में इंडिया को कितना टाइम लगता। तो आप देखिए चाइना और रसिया की स्थिति क्या है, एक ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर जब तक चाहे वो वही रहता है, दूसरा को आने ही नहीं देता है। इंडिया में कम से कम वो बात तो नहीं। तो हो सकता है इनडायरेक्टली नेहरू जी से या फिर इंदिरा जी की अपनी इतनी इंटरेस्ट रही राजनीति में, क्योंकि इंदिरा जी फ्रीडम मूवमेंट में भी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, उस समय वो एक्टिव थी यूथ कांग्रेस, मतलब यूथ लीडर थी कांग्रेस पार्टी में। तो इंदिरा जी का एक अपना इंटरेस्ट रहा होगा और उस हिसाब से उन्होंने फिर कांग्रेस पार्टी को फिर कांग्रेस पार्टी में वो सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंची। तो मेरा मानना है कि नेहरू जी को तो हम नहीं मानते हैं कि उन्होंने डायरेक्टली कोई नेपोटिज्म को प्रमोट किया। अगर इंदिरा जी का इंटरेस्ट था तो उनको रोकना पॉसिबल नहीं था नेहरू जी के लिए भी, और जबकि उनकी डेथ के बाद ही इंदिरा जी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन हाँ, अगर आप हमसे ये पूछे कि क्या मोतीलाल नेहरू जी ने नेपोटिज्म प्रमोट किया, तो हम इसमें 100% बोलते हैं कि उन्होंने प्रमोट किया, क्योंकि वो चाहते थे कि जवाहर हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने, और इसके लिए उन्होंने कई बार गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप हमको मत बनाइए। गांधी जी जाते थे मोतीलाल नेहरू जी के पास कि हम चाहते हैं कि इस बार इंडियन नेशनल कांग्रेस का अध्यक्ष आप बनिए, तो वो ओपनली बोलते थे मोतीलाल नेहरू जी कि नहीं नहीं, आप मेरे बेटे को बनाइए, आप उसको बनाइए। तो अगर आप ये बोले कि मोतीलाल नेहरू जी ने प्रमोट किया, तो हम इसको मानते, क्योंकि इट्स ऑन रिकॉर्ड कि वो पूरी तरीके से उनकी एक एम्बिशन थी कि हमारा जो बेटा है वो कांग्रेस पार्टी का एक सबसे बड़ा लीडर हो। और लेकिन नेहरू जी पे ये आरोप हमको लगता है डायरेक्टली तो उन्होंने कभी प्रमोट नहीं किया। डायरेक्टली प्रमोट नहीं किया, आप कहना चाहते हैं। एक और नेहरू जी के बारे में इंडिपेंडेंट इंडिया में और आज तक भी बड़ी चर्चा होती है और बड़े आरोप लगाए जाते हैं, वह नेहरू जी की बहुत पर्सनल लाइफ के बारे में। हमें जानते हैं कि उनकी वाइफ कमला नेहरू की डेथ शायद 1935-1938 के आसपास हो। उनके ऊपर यह आरोप है कि उनका जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे माउंटबेटन, उनकी वाइफ एडविना माउंटबेटन से अफेयर था, उनके और अफेयर्स की भी चर्चा है। तो एक तो ये बात है कि इन दावों में कितनी सच्चाई है, तो हम ये जानना चाहते हैं। दूसरा हमें जानना चाहते हैं कि जो लीडर्स होते हैं किसी स्टेट के या देश के बड़े, उनकी जो बहुत पर्सनल लाइफ है, क्या वो किसी पॉलिटिक्स का या किसी नेशनल इशू का इशू बनाया जाना चाहिए, इशू होना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि वो इन मुद्दों से दूर रहना चाहिए, उससे पर्सनली रहने देना चाहिए? देखिए, आपका कहना एकदम 100% सही है कि कोई अगर लीडर है और इतना बड़ा लीडर है, तो हमें उनके पर्सनल लाइफ की तरफ ज्यादा ध्यान देना नहीं चाहिए। और उनका जो भी कार्यकाल रहा है और देश के प्रति जो समर्पण रहा है, उनके वो पर्सनल लाइफ के इशू को लेके उस समर्पण की भावना को, और वो जो देश के लिए इतने बड़े बड़े काम किए हैं, उसको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। आप जैसे आप तो एक चलिए लुई माउंटबेटन का आप एक अफेयर बता रहे हैं। अब ये बात तो जांच का विषय है कि लुई माउंटबेटन उनको पसंद करती थी या वो पसंद करते थे, तो ये जो है। अब इसी तरीके से गांधी जी की भी कई कहानी किस्से हैं। अब छोड़िए गांधी जी, नेहरू जी छोड़िए, अटल जी के कितने कहानी किस्से हैं। अटल जी तो बताते हैं कि वो जिस लड़की से प्रेम करते थे, उनकी शादी होने के बाद भी उनको अपने आवास में रखते थे। तो वो एक वो जो प्रेम है और जो अटल जी के मन में था, और जो अटल जी की जो प्रेमिका थी जो उनके मन में था, और वो कितना प्योर था कि वो शादी होने के बाद अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ ही रहती थी। तो उसको हम आम आदमी तो समझ नहीं सकते, और कोई आदमी उसको डिफाइन नहीं कर सकता। तो वो मुझे लगता है कि वो पर्सनल सब्जेक्ट है, तो वो पर्सनल ही रहे तो ज्यादा अच्छा। उसमें लोगों को टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि क्या रियलिटी है वो कोई जान नहीं सकता। तो चाहे आप नेहरू जी का बोले, गांधी जी का बोले, चाहे अभी रिसेंटली अटल जी का बोले। अटल जी के बारे में क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमें बहुत पब्लिक में डिटेल थोड़ी कम है, तो हमें रहने देना चाहिए। संजय जी, हमने नेहरू जी के बारे में बहुत सारी बातें की। अंत में जो लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को नेहरू जी की लिखी हुई और उनके ऊपर लिखी गई
जो बहुत सारी इंपॉर्टेंट किताबें हैं उनका जरा सजेस्ट कर दें तो हमारे दर्शक पढ़। हाँ देखिए, अगर आप नेहरू जी को समझना चाहते हैं तो उनकी जो सबसे अच्छी जो बुक है वो उनकी खुद लिखी गई ऑटोबायोग्राफी है, जो नेहरू जी ने खुद लिखी है। और नेहरू जी की अगर आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और उस समय की जो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग को समझना चाहते हैं तो द ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री आप पढ़ सकते हैं। और उस जमाने में नेहरू जी का इंडिया के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग थी, जैसे कि आपने बताया कि भाई नेहरू जी एथिस्ट थे या वो भगवान को नहीं मानते थे, तो अगर इन सब चीजों के बारे में अगर गहन अध्ययन करना है तो उनकी जो सबसे अच्छी बुक है वह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने उसमें बहुत डिटेल से लिखा है, और वो बुक जब आज पढ़ेंगे तो आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी गई होगी वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में लिखे हैं कि इंडिया में क्या क्या चीजें ऐसी है जिससे हमें प्राउड करनी चाहिए, और आपको कभी भी किसी तरह का इंफीरियर कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस बुक का क्रक्स यही है कि भारत जो आज भारत है और भारत जो आज भारत कैसे बना है उसका वो उन्होंने बहुत विस्तृत वर्णन किया। और उस बुक में आपको पता चलेगा कि उनका वेद, वेदांत, उपनिषद और इंडियन कल्चर, सिविलाइजेशन की कितनी गहरी अंडरस्टैंडिंग है वो उन्होंने लिखा। और नेहरू जी के ऊपर लिखी गई कोई किताब है नेहरू और बोस के बारे में, उसके बारे में आप बता सकते हैं? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अगर देखा जाए तो काफी सारा बुक है, जिसमें आज तक सबसे जो बेस्ट जो बुक जो लगा है वो है विश्वास पाटिल जी का बुक लिखा हुआ है महानायक, एक नॉवल के तरीके से। उससे बेस्ट हमें आज तक कोई बुक ही नहीं लगा, वो आप पढ़ सकते हैं। और वो बुक पढ़ने का सबसे अच्छा एक जैसा उसका एक सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि उसमें जो संबंध बताए गए हैं नेहरू जी, गांधी जी और नेताजी के, वो आज तक कोई दूसरा बुक में ना बताया जा सकता है ना बताया गया। अच्छा, इम्पोर्टेंट बुक है। ये इम्पोर्टेंट बुक है विश्वास पाटिल जी का महानायक। है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आधारित, लेकिन इन तीनों के बारे में इतनी जो उनका जो संबंध है वो किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, और आपको लगेगा कि ये तीनों कैसे आपस में एक दूसरे को कितने रेस्पेक्ट करते थे। उनका मतभेद जरूर था लेकिन कभी मनभेद नहीं रहा। मनभेद नहीं। थैंक यू संजय सर हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो आज की चर्चा यहीं तक, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ और एक नए प्रधानमंत्री एपिसोड में। थैंक यू। अगर आपको हमारी चर्चा पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।